बच्चों आज हम लोग अपनी वेव मैकेनिक्स का लास्ट जो चैप्टर है डॉपलर इफ़ेक्ट उस पर बात करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि डॉपलर इफ़ेक्ट होता क्या है। नो डाउट चैप्टर से यही बात समझ में आती है कि इसका पहला क्वेश्चन डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है, यही होना चाहिए। और रियलिटी भी है कि हाँ यही है भी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि इस चैप्टर की नहीं है, पुराना जो आपने फिज़िक्स में पढ़ रखा है उससे रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले बात करनी है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी अपने को सीखने को मिल जाएगा। तो रिलेटिव मोशंस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो जब दो लोगों के बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ बदलती है, चाहे कम होती हो या ज़्यादा होती हो, डजेंट मैटर, तो कहा जाता है कि वो दोनों लोग किस में हैं, रिलेटिव मोशन में। तो रिलेटिव मोशंस का मतलब हो गया कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू objects, when distance between two objects change with respect to time, with respect to time, टाइम यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है तो चेंज का मतलब हो गया या तो कम होना या फिर ज़्यादा होना, दोनों ही केसेस में चेंज जो है ये काम कर जाएगा। तो when distance between two objects change with respect to time, then वी से, तो हम ये कहते हैं देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो हम फिर ऐसे कहते हैं कि भाई उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए और ये एक और ऑब्जेक्ट है बी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कुछ भी ले लीजिए और टाइम के साथ अगर ये कम ज़्यादा हो रही है तो फिर यहाँ पर आप ये कहोगे कि हाँ यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रिलेटिव मोशंस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर ये कोई मुद्दा नहीं है कि मोशन एक्चुअली कौन कर रहा है। हो सकता है कि डिस्टेंस कम ज़्यादा करने में ए अपना जो है रेस्ट में रह रहा हो, ए नहीं चल रहा हो, लेकिन बी मूव कर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि ए आपका मूव कर रहा हो, बी रेस्ट में हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों लोग चल रहे हो। तो इसलिए जो है बेसिक्स है कि जो डिस्टेंस है वो बदलनी चाहिए। अब वो किसकी वजह से बदल रही है, उन दोनों में दोनों की वजह से बदल रही है या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से बदल रही है, डजेंट मैटर, डिस्टेंस बदलना चाहिए और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब जब ये रिलेटिव मोशंस की बात हो गई तो आगे बच्चों हमको पता है कि जितने भी सोर्सेज होते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, वोकल कॉर्ड हमारा एक सोर्स है, सन एक लाइट का सोर्स है और सन हीट का भी सोर्स है। जो रडार स्टेशंस हैं वो रेडियो वेव के सोर्सेज होते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी आपके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज होते हैं, रेडियो वेव्स आती हैं उनसे। तो जितने भी सोर्सेज होते हैं वॉट एवर की वो सोर्सेज कौन सी वेव एनर्जी देते हैं, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं वेव सोर्सेज, तो वेव सोर्सेज हैविंग ओन फ्रीक्वेंसी, इनकी अपनी खुद की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब जैसे आपका वोकल कॉर्ड है तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। आपके टेलीविज़न में जो नंबर है 280, चैनल नंबर है 280, तो उस 280 पर जो भी चैनल कास्ट होता है, जो भी वहाँ पर जो है आपका चैनल दिखता है, उस 280 पर वो फ्रीक्वेंसी है। यानी उस फ्रीक्वेंसी 280 पर जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी का चैनल वहाँ पर मिलेगा, अदर का नहीं होगा।
जो रेडियो होते हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर आपको विविध भारती मिलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पर आपको जो है डीडी मिलेगा और इस फ्रीक्वेंसी पर आपको जो है रेनबो मिलेगा। इस तरीके से मतलब कुल मिला करके जो भी सोर्सेज हैं, वेव के सोर्सेज हैं, उनकी अपनी खुद की ओन फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेव सोर्सेज हैविंग ओन फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग कहते हैं, इनकी जो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है तो उसको कहा जाता है इट्स कॉल्ड ट्रू फ्रीक्वेंसी। हम उसको ट्रू फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, हम उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हम उसको सोर्स फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे, सोर्स फ्रीक्वेंसी। और हम उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे एफ। तो अगर हमने डॉपलर इफेक्ट चैप्टर में फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो एफ है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, दैट इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो एक आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर इस चैप्टर में बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, होगा क्या कि डॉपलर इफेक्ट के चैप्टर में, जो डॉपलर इफेक्ट आपका जो चैप्टर है, इसमें जो दो लोग होंगे उसमें से एक होगा सोर्स, चलो मान लेते हैं कि ये ए सोर्स है, और दूसरा होगा ऑब्जर्वर, मान लेते हैं बी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी दैट इज एफ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो सोर्स की जो अपनी फ्रीक्वेंसी, ओन फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी, आल्सो कॉल्ड द यहाँ पर जो है सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स की जो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ। अब वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सोर्स से मिली है, बात को समझना ध्यान से, एक फ्रीक्वेंसी वो है जो ऑब्जर्वर को मिली है फ्रॉम द सोर्स। तो यहां पर एफ डैश, एफ डैश क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। कहां की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, लेकिन ये किसको मिली है, ये मिली है रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ डैश है वो ये फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स की सोर्स के पास होती है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिलती है उस सोर्स से, भाई उस सोर्स से वेव एनर्जी ट्रेवल करती है, और जब सोर्स से वेव एनर्जी ट्रेवल करती है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के पास वेव की पहुंचती है दैट इज एफ डैश। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जो डॉपलर इफेक्ट चैप्टर है, हम इन्हीं दोनों चीज़ों की बातें करेंगे। हम बात करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी की, एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ डैश, और ये होती है रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर एफ डैश हो गया, और एफ डैश का नाम है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिल रही है सोर्स की, रिसीव हो रही है, दैट इज एफ डैश। तो जब आप इतनी चीज़ें जान जाते हैं तो अब आते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। बच्चों, जब डॉपलर ने देखा कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, तो डॉपलर ने ये पाया कि जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स से बराबर नहीं होती है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, रिलेटिव मोशन टेक प्लेस between source and observer, between source and observer, observer then
एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश received by observer from source not is equal to true frequency f of source, और जो ये फिनोमेना होती है दैट इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट, और इसी घटना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। This phenomena is called Doppler effect. This phenomena is called Doppler effect. Doppler effect. तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी गई है। जब जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशंस का मतलब डिस्टेंस का कम या ज़्यादा होना, तब तब एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी से ट्रू वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताएं कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, नीचे तीर लगा दिया मतलब डिक्रीज होना, तो जो एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रू वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी ट्रू वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मिलती है। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ऊपर एरो का मतलब हो गया इंक्रीज होना, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो जो एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी है वो ट्रू वाली फ्रीक्वेंसी से कम मिलती है। तो ये था पूरा डॉपलर इफेक्ट, जो कि एक फिनोमेना थी और डॉपलर ने इसको जो है नोटिस किया, और साथ ही साथ ये भी नोटिस किया कि अगर डिस्टेंस कम है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा होती है, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रही है तो जो एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी से कम होती है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो टाइम पर बच्चों डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर जो डॉपलर इफेक्ट है वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव मोशन ऐसा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो डॉपलर की फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से होगी। अगर रिलेटिव मोशन ऐसा है कि कम हो रही है तो डॉपलर की फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे देखो, सपोज कर लो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, और जब डिस्टेंस कम हो रही है, एक एग्जाम्पल से इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि ये सोर्स है जिसकी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, और ये ऑब्जर्वर है, इसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है एफ डैश मिल रही है, और एफ डैश की वैल्यू सपोज कर लो 35 हर्ट्ज है। तो जब ये सारी की सारी सिचुएशन हुई तो डिस्टेंस कम हो रही थी, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, और सपोज कर लो कि जब हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है तो उस समय घड़ी में 0 सेकेंड था, तो 0 सेकेंड पर एफ डैश की वैल्यू कितनी है 35 है, और डिस्टेंस कम हो रही है। फिर 2 सेकेंड बाद ये सोर्स जो था वो यहाँ आ गया, अभी भी डिस्टेंस कम हो रही है, एफ डैश की वैल्यू 35 है। फिर अगले 2 सेकेंड में सोर्स यहाँ पर आ गया, लगातार सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास आ रहा था, डिस्टेंस डिक्रीज कर रही थी, तो फिर से एफ डैश की वैल्यू कितनी है 35। तो देखो यहाँ पे टाइम तो बदल रहा है लेकिन एपरेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर रिलेटिव मोशन ऐसा है कि डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलेगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होते होते इंक्रीज हो गई, तो मान लो कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उस समय जो है, सपोज कर लो कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी 100 थी, सपोज कर लो किसी केस में कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी 100 थी,
तो टाइम के साथ में डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई, तो अब एपरेंट कितनी होगी, अभी भी 100 होगी। एंड दैट इज वाई कीप इन माइंड कि डॉपलर इफेक्ट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वाली बातें डॉपलर ने की थी, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोशन, नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। तो जो डॉपलर इफेक्ट है या जो डॉपलर की फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, और इसलिए अगर डॉपलर इफेक्ट का मतलब हो गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी है एफ डैश। ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन, नॉट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर टाइम है और ये एफ डैश है, सपोज कर लिए, और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है, ऐसा मान लेते हैं कम हो रही है। तो जब हमने ऑब्जर्वेशंस किया तो इसकी जो डिस्टेंस कम हो रही थी, तो टाइम 0 पर मान लेते हैं एफ डैश की वैल्यू ये थी, फिर डिस्टेंस कम हो रही है, टाइम टिक टिक करके चल रहा है, तो अब जो कुछ टाइम बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी यही है, एफ डैश है, इस टाइम पर भी एफ डैश है, ये वाली वैल्यू है, जो भी वैल्यू आप सोच लें। उसके बाद में डिस्टेंस कम हो रही है तो समय तो लग ही रहा होगा, तो अगले कुछ सेकंड में डिस्टेंस और कम हो गई, तो एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी लेकिन वही है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, और मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही थी। जिस समय डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी तो उस समय जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। तो सपोज कर लेते हैं कि किसी टाइम पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये थी, 0 टाइम पर मान लेते हैं कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो रही थी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये थी, फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो टाइम और लगेगा, तो भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये है, और फिर टाइम और आगे बढ़ा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये है। तो एक तरीके से आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि एपरेंट फ्रीक्वेंसी को टाइम से मतलब नहीं है, इसलिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का और टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा है, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है। टाइम तो हमने कहाँ लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, तो ग्राफ कैसा है, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है। और ये तो बेसिक्स होता ही है बच्चों कि जिस पर डिपेंड नहीं करती है ग्राफ हमेशा उसी के पैरेलल। एपरेंट फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, तो ग्राफ कैसा होगा, टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल। तो ये कुछ आपके थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द डॉपलर इफेक्ट। अब क्या डॉपलर ने क्या जब ये नोटिस किया कि एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी और रियल वाली फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल नहीं होती है, तो क्या उन्होंने उसको निकालने का कोई फार्मूला भी डेवलप किया? तो बिल्कुल हाँ, एक फार्मूला डेवलप किया था। तो हम उस फार्मूले को जनरल वे में पढ़ते हैं जो कि हर जगह पे फिट हो जाएगा। देखते हैं आगे। डॉपलर के इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है एपरेंट वाली और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल वाली, उसमें क्या कोई फार्मूला भी है मैथमेटिकल? तो बच्चों जो वो फार्मूला है वो हम जनरल वे में लिख रहे हैं कि फॉर मैकेनिकल वेव सोर्स, जनरली हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव सोर्स में साउंड सोर्स की बातें करेंगे कि डॉपलर ने जो सोर्स लिया वो साउंड वाला है। वैसे तो आप मैकेनिकल वेव सोर्स में कुछ भी सोच लें जो मैकेनिकल वेव देता हो। तो यहाँ पर ये सोर्स है, कौन सा सोर्स है, साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स। इसकी अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है। सामने कौन है, सामने ऑब्जर्वर है, सामने ये ऑब्जर्वर है। इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलती है दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको कि रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, तो वो एफ डैश है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो लगातार चेंज हो रही है, चाहे कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो।
या कम होते होते ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा होते होते जो है और ज़्यादा हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन चेंज हो रही है। तो हमने ये सीख लिया कि एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी रियल वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी, ये हमने सीख लिया। तो फार्मूला क्या है इन दोनों के बीच में? तो फार्मूला बच्चों, जब डॉपलर ने जनरल वे में मैं लिख रहा हूँ, कई सारे फार्मूले होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो जनरल वे में फार्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर होता है वी के साथ प्लस माइनस में वी ओ, और नीचे होता है वी के साथ प्लस माइनस वी एस। तो पहला काम तो ये है कि जो सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में सेलेक्टेड सोर्स कैसा है? मैकेनिकल वेव सोर्स है, और जनरली हम लोग साउंड सोर्स की बात करेंगे, जनरल वे में साउंड सोर्स की बात करेंगे। तो एफ डैश और एफ में जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस्तेमाल होने वाले सोर्स का नाम है मैकेनिकल वेव सोर्स, जनरली वी कंसीडर द साउंड सोर्स। पहली बात एफ यहाँ पर क्या है? तो एफ है सोर्स की अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी। एफ डैश क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। और वी क्या है और वी ओ क्या है? वी क्या है और वी एस क्या है? इसको देखते हैं अच्छे से कि वी और वी ओ, वी और वी एस आखिर ये है क्या फार्मूला। फार्मूले में जो वी है, वी ये है मैकेनिकल वेव स्पीड, क्योंकि हम मैकेनिकल वेव सोर्स में जब हम जा रहे हैं, जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसको साउंड लेके चल रहे हैं, इसलिए v को आप बोल सकते हो साउंड स्पीड। v को आप कह सकते हो ये साउंड स्पीड है, यानी कि वेव स्पीड है, साउंड जो वेव है उसकी स्पीड है। और जो ये vo है दैट इज ऑब्जर्वर स्पीड, स्पीड कह सकते हो आप, वेलोसिटी भी कह सकते हो। ऑब्जर्वर की स्पीड, भाई ये ऑब्जर्वर है तो इसके पास अपनी स्पीड अगर कुछ है तो वो vo है, और अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि नहीं ये तो रेस्ट है तो vo 0 हो जाएगा। हम अपने मन से क्यों मान के चलें कि रेस्ट है? तो हमने कहा कि ऑब्जर्वर की स्पीड vo है, और जो vs है दैट इज सोर्स स्पीड। सोर्स के पास भी अपनी स्पीड है, सोर्स की स्पीड है, तो सोर्स की जो स्पीड है दैट इज vs। और अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में, किसी सिचुएशन में ये कहा जाता है कि सोर्स तो रेस्ट में है, अगर सोर्स रेस्ट में है तो हम फिर उसको जो है vs को 0 कर देंगे। तो सारे के सारे जो टर्म्स थे इस फार्मूले में वो आ गए। एफ डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी है रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ऑफ द सोर्स, वी साउंड की स्पीड है, मैकेनिकल वेव स्पीड है, vo ऑब्जर्वर स्पीड है, और vs आपकी सोर्स स्पीड है। इससे भी कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि फार्मूले में जो vo है और जो vs है और जो v है, इनकी डायरेक्शंस क्या हैं? क्योंकि मैंने कहा कि आप इनको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो वेलोसिटी अगर है तो इसके पास में डायरेक्शन भी होगी, वैल्यू भी होगी। तो यानी कि एक तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या है। अब v जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि जो साउंड है उसकी डायरेक्शन क्या है, जो vo है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑब्जर्वर की जो स्पीड है उसकी क्या डायरेक्शन है, और जो vs है यानी कि सोर्स की स्पीड उसकी क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जरा देखिए एक कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन क्या है बच्चों? जैसे ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के पास में vo है, सोर्स के पास vs है। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि नहीं वो तो रेस्ट में था तो vs 0 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो बदलनी है, ये बात पक्की है। और अगर डिस्टेंस बदलनी है तो दोनों लोग तो रेस्ट नहीं हो सकते, दोनों लोग रेस्ट नहीं हो सकते। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिस्टेंस बदलने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, तो ओवरऑल डिस्टेंस बदलनी चाहिए। तो vo की डायरेक्शन क्या है, vs की डायरेक्शन क्या है, और सोर्स जो है आपका जो वेव स्पीड है भी उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रियलिटी पर चलते हैं और फिर यहाँ पर क्या काउंट किया गया उस पर चलते हैं।
सोर्स से जो वेव निकलती है वो तो सभी तरफ चलती है। अब अगर मेरे वोकल कॉर्ड से एनर्जी साउंड आ रही है और मैं आपसे पूछूं किस तरफ जा रही है, तो आप बोलोगे सर सभी डायरेक्शंस में जा रही है। तो v माने वेव स्पीड, v माने वेव वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या है? तो रियलिटी में है ये तो सब तरफ होती है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट के चैप्टर में जो डायरेक्शन ऑफ वेव स्पीड है, जो डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी है, वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर ली जाएगी। मतलब हमने सबको छोड़ दिया, इधर जाना उधर जाना सब छोड़ दिया, मुझसे इस सोर्स को केवल इस ऑब्जर्वर से मतलब है, तो ऑब्जर्वर की ओर हमेशा वेव चलेगी। तो यानी कि जो वेव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? तो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेकन, हमेशा आपको लेनी है फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो ये एक तरीके से कंसिडरेशन है, ये एक तरीके से सच्चाई तो नहीं है। यहाँ पर तो आपने मैनिपुलेट कर दिया चीज़ों को, तो डॉपलर ने इसी चीज़ को कंसीडर किया। और बात भी सही है कि हमारी वेव साउंड कहाँ जा रही है, हमें इससे क्या मतलब है? सामने जो ऑब्जर्वर है मुझे केवल उससे मतलब है। बस इसी चीज़ को फोकस करते हुए जो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो मैकेनिकल वेव वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे लेनी है? सोर्स से ऑब्जर्वर लेनी है। अब जो ये VO है ऑब्जर्वर की स्पीड और जो VS है सोर्स की स्पीड यानी कि वेलोसिटीज, इनकी डायरेक्शन क्या है? तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है ऑलवेज टेकन along the joining line from source to observer, या ऐसे लिख दिया जाए along the joining line, इसको ऐसे लिखा जाए along the line which join source and observer। तो अगर आपको डायरेक्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल में बड़ी समस्या हो जाएगी। एंड दैट इज वाई फोकस ओवर दैट पॉइंट्स, फोकस ओवर दीज पॉइंट्स। जैसे एक बार मैंने सोर्स ये बना लिया, ऑब्जर्वर ये बना लिया, तो वेव हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी? ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर। ये देखो तीर मेरा, ये हो गई वेव, सोर्स से ऑब्जर्वर चलेगी। VO ऑब्जर्वर वेलोसिटी, VS सोर्स वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? हमेशा इसी लाइन के अलोंग होनी चाहिए। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो इनको मिलाने वाली लाइन ये है, तो इसी लाइन के अलोंग हमेशा VO होना चाहिए, इसी लाइन के अलोंग हमेशा VS होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि VO और VS अलोंग द लाइन नहीं होंगे, तो नहीं होने से काम नहीं चलेगा, अलोंग द लाइन ही होना चाहिए। तो फिर हम अलोंग द लाइन उनको करेंगे कंपोनेंट्स लेकर के। सपोज कर लो कि ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है, और सोर्स यहाँ से यानी इस मिलाने वाली लाइन से थीटा डिग्री पर चला जा रहा है। कितनी स्पीड से? सपोज कर लो x मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है। और जो ये ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, y मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मिलाने वाली लाइन से अल्फा डिग्री पर चल रहा है। अब आपने ये वाला फार्मूला लिख दिया, F डैश बराबर F, ऊपर V के साथ VO और नीचे V के साथ VS। तो V वेव वेलोसिटी हमेशा कैसी डायरेक्शन में ली जाती है? तो वेव वेलोसिटी हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर। तो ये देखो वेव वेलोसिटी हमारी हो गई सोर्स टू ऑब्जर्वर। VO कैसा होना चाहिए? ऑलवेज टेकन अलोंग द लाइन विद ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। उस लाइन के अलोंग VO होना चाहिए जो कि सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन है। तो हमको तो ये देखो ये VO है, लेकिन हमको ये VO नहीं चाहिए, हमको तो वो वाला VO चाहिए जो लाइन के अलोंग है।
तो लाइन के अलोंग जरा कंपोनेंट करो तो क्या बनेगा, y cos अल्फा। तो हमारे काम का VO ये है, y cos अल्फा। इसी तरीके से हमको VS कौन सा चाहिए, लाइन के अलोंग चाहिए, और सोर्स की स्पीड जो है वो ये x मीटर पर सेकेंड है। तो जरा कंपोनेंट करो तो ये क्या आएगा, x cos थीटा। हमारे काम का VS यही है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, आप अपने आप से ये जो है अपने आप में बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इस फार्मूले में VO ऑब्जर्वर की वो वेलोसिटी है जो दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। इसी तरीके से जो VS है ये सोर्स की वो वेलोसिटी है जो ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। अगर कभी कभी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है तो हम ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स लेकर के। तो इस फार्मूले को हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। और अभी ये क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर कि भाई फार्मूले में ऊपर प्लस भी है माइनस भी है, नीचे भी प्लस है और माइनस है, तो हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए प्लस और माइनस का भी डिसीजन यहाँ ले लें कि कब हमको बीच में प्लस लेना है। V के साथ VO है तो बीच में प्लस कब लगाना है और बीच में माइनस कब लगाना है। तो यहाँ पर V के साथ है VO, V के साथ VO, बीच में प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। तो V के साथ VO, यूज पॉजिटिव साइन when both are in opposite direction, both are in opposite direction, both are in opposite direction, opposite direction। और माइनस साइन कब यूज करना है, तो नेगेटिव साइन when both are in same direction, तब माइनस साइन यूज करना है। मतलब ये कि अगर V और VO डायरेक्शन में अपोजिट है, सपोज कर लो कि वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों लोग डायरेक्शन में अपोजिट है तो बीच में प्लस साइन लगाएगा या इस फार्मूले में। और इसी तरीके से अगर डायरेक्शन में सेम है तो बीच में माइनस। सेम कंसेप्ट बेटा यहाँ पर भी है, V के साथ VS। तो नीचे है V के साथ VS, सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या, यूज पॉजिटिव साइन जब बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों लोग अगर डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो बीच में प्लस लगाइएगा। और यूज नेगेटिव साइन जब बोथ आर सेम इन डायरेक्शन, सेम इन डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में आपको जो है नेगेटिव तब लगाना है जब डायरेक्शन में दोनों लोग सेम हो। तो अब ये सारी चीज़ें जब हम फार्मूले को ले करके जान जाते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हम जो है फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि अब अगर हमें मैकेनिकल वेव सोर्स से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट की प्रॉब्लम मिलती है तो फटाफट माइंड में फार्मूला है F डैश इज इक्वल टू F V प्लस माइनस VO, नीचे V प्लस माइनस VS। हम इसी से अपने लिए एक नया फार्मूला बनाएंगे, जिन बातों को बताया गया उन बातों का ध्यान रखते हुए, और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने स्टेप में आपको बताई, इनको मैं एक साथ फिर से लिख देता हूँ क्योंकि फाइनली डॉपलर इफेक्ट में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल हैं। थ्योरी में तो जो बातें बताई जा रही हैं बस उतनी ही हैं। तो अब जैसे डॉपलर इफेक्ट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, यानी बात करते हैं हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा माइंडसेट होना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉब्लम से रिलेटेड तुरंत एक फार्मूला जो बनना चाहिए बनाएं और फिर बाद में उसको आसानी से सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करना चाहिए ध्यान दें।
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट सोर्स ऑब्जर्वर इन प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंट देम रफली and join them by straight line. स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो सारे पॉइंट समझने के लिए हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सपोज कर लो एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया कि सोर्स फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, is in rest and observer is moving with speed 50 meter per second away from source. Find apparent frequency. एपरेंट फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है और वेव स्पीड दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। इधर हम सजेशन देंगे, उधर उस तरफ जो है उन्हीं सजेशंस को हम जो है ट्राई भी करेंगे। तो पहला सजेशन है कि सेलेक्ट सोर्स एंड ऑब्जर्वर, मतलब क्वेश्चन में सोर्स और ऑब्जर्वर को अच्छे से पहचान लो। और इस क्वेश्चन में सोर्स जो है 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का है, तो ये छोटी सी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 20 फ्रीक्वेंसी से लेकर के और 20,000 फ्रीक्वेंसी के लोग कौन होते हैं, साउंड ही होते हैं। भाई आपको पता है कि जो साउंड सोर्सेज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है 20 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा होती है 20,000 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में पहले तो मैंने यही पकड़ लिया कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये आपकी 200 है, यानी ये साउंड सोर्स है। तो अब इसके बाद में सोर्स को पहचाना, ऑब्जर्वर को पहचाना, रिप्रेजेंट देम रफली, पहचान करके उनको जो है रफली रिप्रेजेंट भी कर दीजिए। तो लीजिए ये हो गया सोर्स, रफली दिखा दिया, ये हो गया ऑब्जर्वर, रफली दिखा दिया, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। फिर कह रहे हैं कि एंड ज्वाइन देम बाय द स्ट्रेट लाइन, तो अब इनको सीधी लाइन से ज्वाइन कर लिया, ये लीजिए ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या सजेशन है भाई, इसके बाद सजेशन है कि नाउ सो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेव, जो साउंड है, जो वेव सोर्स है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि डॉपलर इफेक्ट में हम ये मान के चलेंगे कि सोर्स से निकलने वाली जो वेव हैं वो हमेशा किधर जा रही है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो नाउ सो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर जो है वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ये लीजिए रिप्रेजेंट हो गया। ये हो गई वेव की वेलोसिटी जो हमेशा सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की ओर जाती है। और क्या करें, आल्सो चेक VO VS विद डायरेक्शन। VO और VS के बारे में भी देख लीजिए और उनकी डायरेक्शंस का भी फैसला कर लीजिए। तो डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो हमने बताया कि जो VO हैं और जो VS हैं वो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होने चाहिए, ये हम जानते हैं। सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होने चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सोर्स तो रेस्ट में है, तो VS तो 0 हो गया, सोर्स तो रेस्ट में है।
और जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से सोर्स से दूर जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते चलें और ऑब्जर्वेशन चेकिंग करते चलें। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये 50 मीटर पर सेकंड से सोर्स से दूर चला जा रहा है। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी चेक हो रही है और सोर्स की वेलोसिटी भी चेक हो रही है, डायरेक्शंस भी चेक हो रही है। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि भाई अवे जा रहा है तो अवे कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। अब क्या करें? 3 नंबर के बाद 4 नंबर। अब राइट सूटेबल फार्मूला, या सीधे लिखें राइट फार्मूला, यानी एफ डैश बराबर एफ, ऊपर होता है वी के साथ वी ओ प्लस या माइनस में जो भी आना होगा, और नीचे होता है वी के साथ वी एस प्लस या माइनस में जो भी आना चाहिए। राइट फार्मूला, फाइंड आंसर। अब हमको फार्मूला लिखना है और आंसर निकाल लेना है। तो चलिए ज़रा यहाँ पर फार्मूला लिखा जाए। एफ डैश इज इक्वल टू एफ, अलर्ट रहिएगा, वी के साथ वी ओ, तो वी के साथ वी ओ प्लस में या माइनस में। अगर अपोजिट इन डायरेक्शन तो प्लस, सेम इन डायरेक्शन तो माइनस। तो देखो ये वाला v क्या होता है? वेव स्पीड का v है। तो वेव स्पीड वाला v ये है और vo ऑब्जर्वर स्पीड है। ऑब्जर्वर स्पीड वाला vo ये है। दोनों लोग डायरेक्शन में कैसे हैं? सेम। तो बीच में साइन कैसा होगा? माइनस, v माइनस vo। और नीचे क्या होगा? v के साथ vs, तो v के साथ प्लस माइनस में vs होता है, तो केवल v रह जाएगा क्योंकि vs तो है ही नहीं। भाई आपको मैंने बताया था कि फार्मूला होता है एफ डैश बराबर एफ, ऊपर होता है v के साथ vo, नीचे होता है v के साथ vs। तो बच्चों जब vs है ही नहीं, जीरो है, तो केवल नीचे क्या रह जाएगा? v रह जाएगा। तो लीजिए इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला तैयार हो गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे और आंसर ले लेंगे। तो एफ डैश इज इक्वल टू, एफ डैश वो फ्रीक्वेंसी है जो रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर है, आल्सो कॉल्ड द एपरेंट। एफ यहाँ पर ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होता है। तो आप देख सकते हो कि ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना है? 200 है। ऊपर है आपका v माने वेव की स्पीड, तो वेव की स्पीड यहाँ पे 350 है, ये 350 हो गया। माइनस vo क्या है? ऑब्जर्वर स्पीड। ऑब्जर्वर स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 50 कर दिया, और अपॉन में ये 350 हो गया। तो ये आया एफ डैश की वैल्यू, ऊपर आया 200, इनटू में 300, और अपॉन में आया 350, 0 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। एफ डैश की वैल्यू आ गई 1200/7। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 7 और 5 12 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49 और 1 50, फिर 7 1 जा 7, करीब करीब 171 के अप्रॉक्स रिजल्ट आया, अप्रॉक्स। देखिए बच्चों, वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिल गया कि जब दूरी बढ़ती है दोनों के बीच में तो एपरेंट वाला फ्रीक्वेंसी रियल से कम होता है। रियल वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? 200 है, और एपरेंट वाला कितना आ रहा है? 171, और बीच की दूरी इनकी क्या हो रही? बढ़ रही है। तो हर बार क्वेश्चन में इसी तरीके का अटेंशन रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन करते हैं अभी इस पर। 1-2 से काम नहीं बनेगा, आपको तो कई सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पर। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए और हम अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर
फर्स्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रेन कैपिटल ए इज हर्ड बाई ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी एज 3/4 of the true frequency. Find the value of velocity of train B in meter per second, taking train A to be stationary if the sound velocity is 332 meter per second. तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो ट्रेन ए एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रेन ए हर्ड बाई ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन ए है और एक ये ट्रेन है और ये ट्रेन बी है, और बहुत साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन बी है, यानी कि जो ये वाली ट्रेन है ये ऑब्जर्वर बन गई है। रियलिटी में इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन में बैठा हुआ कोई कैंडिडेट ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर ने एपरेंट फ्रीक्वेंसी ली है कहाँ से, ट्रेन ए से। तो बच्चों एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, सोर्स से। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन ए यहाँ पर सोर्स है। तो क्वेश्चन में ट्रेन ए सोर्स है और ट्रेन बी ऑब्जर्वर है, ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ट्रू फ्रीक्वेंसी की 3/4 है। सोर्स के पास क्या होती है, ट्रू फ्रीक्वेंसी होती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, एफ। ऑब्जर्वर के पास क्या होती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, एफ डैश। क्वेश्चन में एफ डैश की वैल्यू 3/4 एफ है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज 3/4 ऑफ द ट्रू फ्रीक्वेंसी। टेकिंग ट्रेन ए इज स्टेशनरी, तो यानी कि ये रेस्ट में है, यानी कि सोर्स रेस्ट में है, तो Vs 0 हो गया। तो ट्रेन बी की फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन बी चूंकि ऑब्जर्वर बन रहा है इसलिए ट्रेन बी की जो स्पीड है vo, तो vo चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये नहीं बता रहा कि दोनों के बीच की दूरी का हालचाल क्या है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। तो आप बच्चों देखो यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है, यानी बीच की दूरी बढ़ रही होगी। ये हमने अपने क्वेश्चन से पता कर लिया कि बीच की दूरी बढ़ रही है क्योंकि एपरेंट वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी से कम है। अब बीच की दूरी कैसे बढ़ सकती है, ये वाला सोर्स तो रेस्ट में है, यानी कि ट्रेन बी को ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये vo हो गया। और वेव हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो वो जो पुरानी बातें थी, क्वेश्चन को पढ़ करके सेलेक्ट करना है, सोर्स को सेलेक्ट करना है, ऑब्जर्वर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में दोनों को सोर्स और ऑब्जर्वर को लाइन से मिलाना है, मिला दिया। उसके बाद हमेशा वेव वेलोसिटी की डायरेक्शंस को दिखाओ, सोर्स टू ऑब्जर्वर। vo और vs को चेक कर लो, कर लिया मैंने, vs 0 है, vo ये रहा और vo चाहिए। तो अब जब हम यहाँ पर डॉपलर का फार्मूला लिखेंगे, कौन सा फार्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर v के साथ vo, नीचे v के साथ vs, तो यहाँ पर आएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब v के साथ vo, तो वेव वेलोसिटी का v ये है और ऑब्जर्वर वेलोसिटी का vo ये है। दोनों लोग डायरेक्शन में कैसे हैं, सेम है, तो बीच में साइन कैसा होगा, माइनस होगा। और v के साथ vs, तो vs तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर v रह जाएगा, vs रहने दो, 0 है वो। तो ये फार्मूला बन गया। अब f डैश की वैल्यू कितनी है, f डैश की वैल्यू है 3f/4। f डैश की वैल्यू यहाँ पर f v माइनस vo अपॉन में v, f से f कैंसिल हो गया, क्या आया 3/4 v माइनस vo अपॉन v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3v 4v माइनस का vo, सॉरी 4vo,
हमें वीओ चाहिए, तो यहाँ से और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4VO इज इक्वल टू V। तो VO इज इक्वल टू आ गया V/4, और V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर वेव की स्पीड है जो कि क्वेश्चन में 332 दे रखी है, 332 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 4। तो VO की वैल्यू आ गई 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही निकल के आएगा। तो ऐसे ही अलर्ट मोड में रह करके जितने भी क्वेश्चंस डॉपलर इफेक्ट में हैं मैकेनिकल वेव सोर्स को लेकर के, वो हमें करने हैं। और डॉपलर इफेक्ट में बच्चों जो क्वेश्चन जनरल टाइप का होगा, जैसे ये क्वेश्चन जनरल टाइप का है, वो टाइम टेकिंग जॉब है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट के कैसे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो इसी बेसिक को यूज़ करके हम उनको भी करेंगे, लेकिन उन सारे बड़े सवालों के लिए ऑब्जेक्टिव चूँकि होंगे क्वेश्चंस, तो एक नया कॉन्सेप्ट फार्मूला डेवलप कर लेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन फार्मूलेस को अप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा। तो उनको भी देखते हैं। तो उन सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आज हमने अपने डॉपलर्स के जो बेसिक्स थे वो कर लिए, इंक्लूडिंग सम जनरल प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट वाली क्लास में यानी कि इसके बाद जो पार्ट होगा डॉपलर इफेक्ट लेक्चर नंबर 2, उसमें हम उन क्वेश्चंस को फोकस कर लेंगे जो बड़े बड़े कहलाते हैं, और फिर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी पढ़ना है। तो ये सारा काम करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।